इसका उपयोग रिकॉर्ड करना चाहिए। मित्रों नमस्कार। आज के समारोह के अध्यक्ष रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध जी, मुख्य अतिथि कमला शंकर मिश्र जी, परम आदरणीय बाबूजी डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, आज के उत्सव मूर्ति, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, बड़े भाई सतीश पांडे जी, संतोष कौल जी का प्रपत्र आया है तो उसका वाचन होगा। मित्रों, आदिराज पृथु को पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो ये एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो कि प्रबंध काव्य सारे गुणों से भरपूर है। कहीं जो है ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये लिखा जा रहा है 2023 और 24 में, और यहाँ आने के बाद इसकी बनावट और बुनावट में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन, तो कवि ने सबसे पहले तो उसका निर्वहन किया। कुल 11 सर्गों में 201 पृष्ठों में ये महाकाव्य टंकित है। प्रबंध काव्य की रचना के लिए डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी श्रीमद् भागवत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, महाभारत और फिर हिंदी के जो अभी के आज के ग्रंथ हैं, कामायनी, उर्वशी या ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, वहां की सामग्री को लेते हुए जो बड़ी बात है आदिराज पृथु में कि इन्होंने अपने तरीके से कथा को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए, क्योंकि कथा कब की है, आज के लगभग 5100 साल पहले की, ईस्वी के 3000 साल पहले महाराज पृथु हुए, 2000 साल बीत चुके हैं। 51 साल पहले की कथा अगर आज के लिए कहीं से आकर के वो हमें राजधर्म बताती हो, राजधर्म सिखाती हो, जहां में ये लगता हो कि नहीं आज ये रचना जब बहुत ही उपयोगी। सबसे पहले बाबूजी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस ग्रंथ को जब लिखा तो बहुत ही सही समय में इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका वाचन करें और जिसका वाचन करते हुए लोकतंत्र की जो सरकारें हैं उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालें, क्योंकि आदिराज पृथु की जो कथा शुरू होती है वेन से, तो अगर हम देखें तो पृथु के राजा बनने के पहले हमारे यहाँ क्योंकि वेन का जो राज्याभिषेक हुआ था वो लोकतंत्र की स्थापना थी, क्योंकि वहां जनता ने वेन को गद्दी पे बिठा दिया था। जो विद्वत समूह था, क्योंकि हो सकता है कि वेन के अधिकारी गुणों से वो अवगत रहा हो, इसके लिए वो उनका राज्याभिषेक न करना चाहे। लेकिन मित्रों, होता क्या है कि वेन के अधिकार से सारे के सारे राज्य की प्रजा जो कराने लगते हैं। आप ये समझ लीजिए, जहां हम कहते हैं कि जत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेन इतना अत्याचारी था कि वो दक्षसुता का अपहरण करता है और उसका भोग करना चाहता है। मित्रों, ये आर्यावर्त है कि यहाँ की नारी दक्षसुता है, लेकिन उसके विचार कैसे सत है, और यहाँ का शासक जो कि जनता के द्वारा बैठाया गया है, हालांकि इस ग्रंथ में राजा के रूप में आता है, वो इसी जनता का शोषण शुरू करता है। तो देखिए पेज नंबर 32 पे जब हम जाते हैं, क्योंकि ग्रंथ का जो शुरुआत है, जब पढ़ना हम शुरू करते हैं तो पाठक को अपने से बांध लेता है। ये कह लीजिए कि प्रकृति के बीच जाकर के और वो सौंदर्य के बीच जाकर के अंदर से इच्छा होती है कि नहीं आखिर कभी हमें कहाँ लेके जा रहा है। पहले सर्ग के लगभग जब 15 पेजों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं यहाँ तो श्रृंगार की बातें होंगी, लेकिन एकाएक जब हमारे काम की, आपके काम की बातें हुई तो हमने कहा नहीं मिश्र जी यहाँ कुछ जो विशेष देना चाह रहे हैं 21वीं सदी में, क्योंकि शासन सत्ता का परिवर्तन हुआ है, एक शासन सत्ता स्थापित है, सत असत का द्वंद चल रहा है। ऐसी स्थिति में देखिए वो दक्षसुता क्या कहती है राजधर्म के संदर्भ में, राजा का जो धर्म है उसके संदर्भ में। वेन असत का प्रतीक है, तो उसका कथन है पेज नंबर 32 पे, रोती जब भी प्रजा शांति खो देता सबल प्रशासन
आह अग्नि उठता, सम्राटों का सुख वैभव खा जाता। यहां जो है इस कथन के पास आप जाइए तो सीधे सीधे ये बता रहा है कि नहीं, उस समय बेन के शासन काल में जो प्रजा थी वो सुखी नहीं थी, और अगर ऐसी प्रजा होगी तो शासक के स्थिति क्या होगी कि शासक जो है निश्चित तौर पे वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि शासन के लिए जनता को साधन चाहिए, विकास चाहिए, सामग्री चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए। वो समझाते हैं, यहां विषय थोड़ा हटकेगा, लेकिन ठीक वही बात है जैसे मंदोदरी ने कभी रावण को समझाया था। कहते काम ताप को त्यागना, जनता का ताप निहारो, वसुधा को देखो जो अब तक रत्न छिपाए सोती। मित्रों, यहां आप देख लीजिए दस्युसुता कैसे अपने शासक को, अपने पद को दिशा देते हैं कि नहीं वो जो जनता का ध्यान रखे, काम वगैरह जाकर हमारे यहाँ चूंकि 4 पुरुषार्थों की चर्चा चलती है, धर्म अर्थ काम मोह, ये जान लीजिए काम एकदम बाद में है, लेकिन भोग में डूबा हुआ ये शासक जनता की तरफ इसके दृष्टि नहीं जाते हैं, और ये करता है कि अपने विवेक को खोकर के अत्याचारी अनाचारी हो जाता है। क्या हुआ? वो अत्याचारी अनाचारी हो जाता है। ये कह लीजिए कि उसकी काम भावना इतनी उसे उत्पीड़ित करते हैं कि वहां जो है उसका चित्रण गजब का वो बढ़ता चला जाता है कि वो पढ़ने के बाद लगता है कि ऐसा कुछ अभी शासक किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, वो भी आर्यावर्त में। मित्रों, ये जो कथा लिखी जा रही थी, क्योंकि आज संस्कृति का जो विकास हुआ है सरस्वती नदी के आसपास हुआ है। जब महाराज पृथ्वी आते हैं तो ये वाला जो भाग था सरस्वती नदी के दाहिनी तरफ का, पश्चिमी भाग का जिसको आप कह लीजिए, वहां की स्थिति कैसी थी? वहां जमीन उबड़ खाबड़ थी, जैसा अभी चर्चा करने के दौरान जो डॉक्टर दुबे जी ने कहा। तो यहाँ का देश अपने प्रिया से दस सुंदरी से क्या कहते हैं? अच्छे और बुरे को त्यागो, धर्म अधर्म भुलाओ, बलशाली के बाहों पास में सब कुछ बधा हुआ है, वीर बनाते हैं पथ अपना निर्मम साहस बल से, कमजोरों का मार्ग नियम बंधन से रुधा हुआ है। बेन के विचारों को देखिए कैसे हैं, दूषित है, वो भोग में आसक्त है। वो कहता है कि ऐसा किसी जो सामाजिक नियम में, सामाजिक बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है। एकदम भोगी शासक का स्वरूप जो है वो हमारे सामने तक उभर के आता है। लेकिन होता क्या है कि बार बार दस्युसुता वो समझाते हैं कि राजा तो ईश्वर समान होता है, प्राणी को सबको अपना समझ सभी के हित में रत रहता है, उसका सुख अभिन्न होता है प्रजा वर्ग के सुख से, और प्रजा का सुख सौरभ उसके सुख में बहता। मित्रों, राजा जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान में। प्रजा सुखी है, राजा सुखी है। प्रजा दुखी है, निश्चित तौर पर राज्य है या राजा कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। सौंदर्य चित्रण के साथ ये बेन की जो चर्चा आती है, ये कह लीजिए कि जब भी कुछ नष्ट होता है तो उसके ऊपर कुछ न कुछ विशेष स्थापित होता है। जनता ट्राई कर रही है, जनता को मुक्ति चाहिए, परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाते हैं कि जनता जो खुद ही वेन को बांध करके लेके आते हैं किनके पास? जो आप बैठे हो, मुनियों के पास, ऋषियों के पास, चिंतकों के पास, विद्वानों के पास। और वो जब बांध करके उन्हें लाते, उससे पहले जनता इनके पास आई थी कि हम क्या करें, क्योंकि देश में ऐसा अनाचार, कदाचार, दुराचार फैला हुआ है, अन्न के दाने दाने के लिए हम त्रस्त हैं। वसुधा ने सारे रत्न छिपा लिया, पृथ्वी से कुछ भी उसका दोहन नहीं हो पा रहा है। तो जब लेके आते हैं तो बहुत अच्छी संकल्पना जब वहां आते हैं कि विद्वानों ने, मुनियों ने क्या किया, जनता बांध के लेके आई है, और मुनिगण विद्वानगण जो है वो मंत्र अभिमंत्रित। कभी भी कोई भी सत्ता अगर निरंकुश हो गई तो उसका प्रतिरोध, उसका विरोध करने के लिए ऐसे विद्वज्जन आगे हैं। और समय समय पे जो है उन्होंने किया क्या है,
इस कार्य को दिशा दी है और वेन जैसे अत्याचारी शासक से ये धरती मुक्त हुई है। क्योंकि वेन के शासन काल में जितने मानवीय मूल्य हैं, धर्म है, संस्कृति है, सारे के सारे हाशिए पे चले गए हैं। सब कुछ कैसा है तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। अब वेन को मार दिया जाता है तो वेन की हत्या के बाद या उसको कह लीजिए वेन के वध के बाद, क्योंकि ऐसे दुराचारी के विरुद्ध जनता ने जिस तरीके से दिया वो क्या था, उसका वध। यह मित्रों एक हमें मैसेज मिलता है कि जनता कभी भी ऐसे अत्याचारी को नहीं सहन करेगी। और लोकतंत्र में तो आज हमारी उंगलियों में ये ताकत आ चुके हैं। उस समय के शासन काल की जनता जागृत थी, आज के शासन काल की जनता को जागृत करना पड़ता है, बताना पड़ता है कार्तिक साज रहा मन। तो होता क्या है कि जब उसे मार दिया तो फिर जो है राजगद्दी जो मिलती है महाराज पृथ्वी को। जैसे कि चर्चा पहले बताई कि पृथ्वी ने, धरती माँ ने अपने रत्नों को, अपनी उपज को, अपनी सामर्थ्य को क्या किया था, छुपा लिया। अब आवश्यकता इस बात की थी कि वो कैसे बाहर आए। तो वो कैसे बाहर आए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, धरती के संसाधनों के दोहन के लिए उसे व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहला काम तो ये एक आता है प्रकरण वहां कि पृथ्वी जो गाय रूप, जब महाराज पृथ्वी जो है अपने धनुष से बाण चढ़ाते हैं तो पृथ्वी आती है गाय के रूप में। मानस में समुद्र किसमें आया था, ब्राह्मण के रूप में, अवध है। और यहाँ पृथ्वी आती है गाय के रूप में। और गाय जब आती है तो हमारे यहाँ इस बात को जानिएगा, सनातन में गोधन, गजधन, वाजधन। तो चूंकि कृषि आधारित संस्कृति रही है जिसमें गाय का अपना विशेष महत्व है, वो जब आते हैं तो इसके बाद जो पृथ्वी करती है वो अपने सारे रत्नों को छोड़ देती है। मित्रों, धर्मधारी, सदाचारी, प्रजा के हित को पालने वाला, उसके दुख दर्द को समझने वाला जब शासक होगा तो इस बात को आप जान लीजिए कि चारों तरफ से क्या होगा, सुख और समृद्धि होगी, साधन आएगा, कहीं से किसी भी तरीके का अवरोध नहीं रहेगा। तो यहां जो कभी करता क्या है कि महाराज पृथ्वी का जो विराट व्यक्तित्व है, क्योंकि धीमे धीमे महाराज पृथ्वी के राज्य में सुख समृद्धि आने लगी। तो वो कैसे थे, मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र में जितने भी शासक हुए सबकी तरफ हम नजर डाल लें और फिर इसे जो अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कामा में दिमाग में बैठा लें कि ऐसा शासक अगर हमें मिलता है तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान जो है क्या करेगा, अपने विकास के चरम को पाएगा, जैसे आदिराज पृथ्वी में पृथ्वी के राज्य ने पाया था। तो पृथ्वी कैसे थे ज्ञान सिंधु पर दम्भहीन, अति शक्तिमान पर क्षमाशील, सच से शीतल रवि से दाहक, शासन में कोई नहीं ढील, पाकर चरित्र की युवा दिव्य, दिन में जाती है अमा बदल। मित्रों, यहाँ कवि ने जितने गुण बताए महाराज पृथ्वी में, ये किसी भी शासक में हो, कुछ का मिलना मुश्किल होता है। लेकिन ये देखिए कि आर्यवर्त के प्रजावत्सक शासन में शासक के अंदर जितने भी उत्कृष्ट उच्च मानवीय आदर्श गुण हो सकते हैं, सारे के सारे मौजूद हैं। क्षमा जो है उसे ही शोभती है जिसके पास शक्ति हो, और महाराज पृथ्वी जो शक्ति से संपन्न है। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती, चारित्रिक बल। मित्रों, आज की तारीख में जो क्षरण हुआ है, जो खत्म हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा वो किसका हुआ, इसी का हुआ है। तो हम आदिराज पृथ्वी से इसे देखें कि नहीं, अगर शासक हमारा कैसा, तो शासक अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे प्रजा में भी इस तरह के गुण होंगे। वो चाहेगा कि हमारी प्रजा भी इसी तरह की हो। अब ऋषियों को परिचय देते हुए फिर होता क्या है कि चूंकि आदिराज पृथ्वी अभी चर्चा चल रही थी, शाम को हम आए थे, हरिप्रसाद राय जी
बाबू जी, शीतला प्रसाद दुबे जी थे, तो अशोक जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल दुबे जी से किया कि आखिर ये पृथ्वी है कौन। उनसे कोई बातें हुई, फिर बाबूजी डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने बहुत विवरण के साथ जो है उन्हें वो बातें कही। तब तक हम लोग इस परिसर को देख रहे थे। तो पृथ्वी अपना परिचय देते हैं। पृथ्वी बोले हाथ जोड़कर, हे ईश्वर वंदन वंदन, ब्रह्मवर्त क्षेत्र का वासी मैं, जो धरती का नंदन, कहते मुझको वेद पुत्र सब अस्त्र शस्त्र को दंड धनी, दादा मेरे नृपति अंग थे जिसकी गाथा सुयत सुने। ये कह लीजिए आदिराज पृथ्वी की कथा की जो रीढ़ है, उनके मुंह से है उनका परिचय देते हुए शायद जैसा अशोक जी ने सवाल किया था, आप सभी या जो भी पाठक वर्ग होगा, क्योंकि ये ग्रंथ जो रचनाकार के मानस की चरम उपलब्धि होती है, तो वो उपलब्धि आपके मूल्यांकन के लिए आपके सामने है। तो जब इन बातों को सुनेंगे और पढ़ेंगे और ग्रंथ की रोचकता जब वो क्या करेगी, अपने से बांध के रखेगी, तो वो कहता है कि मैं बेन पुत्र हूं और अस्त्र कोदंड इत्यादि जो है इस मामले में मेरे पिता निपति अंग जो है वो मेरे पूर्वज हैं, हम उनके संतान हैं। और कहता है कि वो महाबली थे, कोई कहता धर्म प्रति। मित्रों, यहाँ जब अंग की चर्चा चलती है तो एक मिनट वहां पे जाए, क्योंकि महाराज अंग में सद्गुणों का तो खजाना था, लेकिन होता क्या है कि सद्गुण से शासन नहीं चलता। शासन के लिए दंड गुण भी आना चाहिए। शायद वेन के उच्छृंखल निरंकुश होने के पीछे उनका वही जो सीधापन था, उनकी सहजता थी कि उन्हें अंत में राज्य छोड़ के जाना पड़ा। तो वो कहते हैं, परिचय देते हैं, हम वही अंग में परम अभागा चला आया यहाँ लग, आंसू आ जाते आंखों में पुत्र कर पीड़ा मत। वो कहते हैं कि वही अंग। यहाँ एक तरीके से आप देखिए तो कवि ने आदिराज पृथ्वी के शासन व्यवस्था या आर्यावर्त के पहले शासक को हमारे बीच स्थापित करते हुए उससे परिचय दिलाते हुए वो ले आकर के राजधर्म क्या होता है, शासक कैसा होना चाहिए, उसके मान मूल्य कैसे होने चाहिए, उसकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों को ले आकर के हमारे सामने रखता है। मित्रों, एक और बड़ी बात है, हमारा शासन बहुत मजबूत हो। ये सच में चारों तरफ सुख शांति, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा होती रहे, दूध घी की नदियां बहती हो, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी भूखा होगा, कमजोर होगा, लाचार होगा, विवश होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि हमारा राज्य खुद ही शांत नहीं होगा, तो पड़ोसी का सुखी होना। तो यहाँ दरअसल ये कथा जब चलती है तो विषय से फिर थोड़ा बगल में जाएंगे, लेकिन मुझे जो दो राज्यों का विभाजन था वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन जैसा वहां दिखाई पड़ा था। और पतनशील पाकिस्तान की जो स्थिति है कि प्रायः हम मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाते रहे, लेकिन उसने उस बात को नहीं समझा। महाराज पृथ्वी जो है करते क्या है कि कवच को, जो कि दक्ष पुत्र था, जिसे जब राज्य का दूसरा भाग दिया गया था राजमाता सुनीति के कहने पर, वहां की जो पतनशील स्थिति थी उसमें वो मदद करने की बात करता है। और वहां जाकर के विकास की जो गंगा है, वहां जो विकास का जो प्रकाश है वो वहां से फैलाने की बातें करते हैं। और होता क्या है कि कवच का राज्य भी जो है समृद्ध हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ होता है, देवताओं की बहुत बड़ी कमी है कि वो करते क्या है कि जब भी मनुष्य किसी विशेष साधना को प्राप्त करता है तो तुरंत उसमें जब वो कहीं न कहीं से मोक्ष का पाप करना चाह रहे थे। तो मित्रों, जब इस आदिराज पृथ्वी के अंतिम पद पे मैं आता हूं, सब यह बाकी सब दोष मुक्त, सब विगत लोग, हाथों में कमल प्रफुल्ल सभी करते धारण, शुभ सबकी चिंतन डोर पकड़ चलता विनम्र, अन्याय अशुभ हिंसा का जो करता वरण, ब्रह्म रहा नहीं जनता के मन में रंच मात, पृथ्वी ही है जग के परम हितैषी शुद्ध प्राण, जाते हैं बैठ हृदय में सबके अनाहूत हैं, नाथ अनाथों के दुखियों के आन पान। मित्रों, शासक ऐसा होना चाहिए। इस ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था, 3 आलेख मैंने बनाया। ये 8 पेज का लेके आया था, ये समझ के कि 16-17 मिनट में हमारी बात पूरी होगी। तीनों आलेख जो 16-17 पेज के हैं, क्योंकि पहला जो तैयार किया था लोकार्पण के हिसाब से किया,
फिर बाबूजी ने कहा कि उमेश जी किस विषय पे बोल रहे हैं, तो कार्ड पे नजर गई। अरे हमने कहा नहीं ये तो परिचर्चा है, तो तुरंत राष्ट्र धर्म पे गए। तीसरा प्रकृति पे है। हार्दिक धन्यवाद आनंद जी। मंच को बाबूजी को मैं प्रणाम करता हूँ। अगला बहुत जल्दी इनका फिर महाकाव्य आना चाहिए। मदन सिंह जी, हरिप्रसाद राय जी, बीबी चौबे जी, मार्कंडे जी, जटाशंकर पांडे जी, कवि सुरेश मित्र जी, मुन्ना सिंह जी, बाबा तिवारी और सभागार में हमारे मीरा भयंदर के जितने भी मित्र भोर भ्रमण परिवार के लोग हैं, सबको वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुरलीधर पांडे जी, प्रभाकर जी, चौबे जी, हार्दिक जिनका नाम आपने नहीं लिया है वो भी शामिल है इसमें, क्योंकि